नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही धर्म की राजनीति गरमा रही है और सियासी मुद्दों में धार्मिक के मंत्रों की गूंज भी सुनाई देने लगी है। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और सीनियर कांग्रेस नेता कमलनाथ भी बागेश्वर धाम की शरण में पहुंचे। सोमवार को बागेश्वर धाम पहुंचे कमलनाथ ने कहा कि वे हनुमान जी के पुजारी हैं और इस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बागेश्वर धाम पहुंचे कमलनाथ, बालाजी के दरबार में की पूजा अर्चना। बागेश्वर धाम क्यों पहुंचे कमलनाथ? कमलनाथ का सॉफ्ट हिंदुत्व। धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी ने नजर आ रहे वोटर। बीजेपी को उसी के हथियार से मात देने की तैयारी। हिंदुत्व के पिच पर उतरकर बैटिंग करेंगे कमलनाथ। पहले ग्वारीघाट पर की मां नर्मदा की पूजा, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर में की पूजा। पुजारियों के मानदेय को लेकर बीजेपी को घेरा। बालाजी के दरबार में की पूजा अर्चना। हनुमान मंदिर में भी की मंगल कामना। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री से की मुलाकात। कमलनाथ पर बीजेपी का पलटवार। बागेश्वर धाम के दौरे को बीजेपी ने बताया चुनावी दौरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का तंज, कांग्रेस की दोगली नीति है, उसका जवाब चाहती है देश की जनता। नेता प्रतिपक्ष ने किया था बागेश्वर धाम पर आक्रमण, क्या उसके लिए माफी मांगेंगे कमलनाथ? दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ छतरपुर जिला स्थित बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में शामिल होने 13 फरवरी को बागेश्वर धाम के गढ़ा गांव पहुंचे। कमलनाथ ने बागेश्वर धाम मंदिर में दर्शन और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। चुनावी साल में कमलनाथ की धार्मिक यात्रा को कमलनाथ का सॉफ्ट हिंदुत्व माना जा रहा है। खुद को हनुमान भक्त और हिंदुत्व का पक्षधर बताने वाले कमलनाथ के बागेश्वर धाम जाने को लेकर इस वर्ष के अंत में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी देखा जा रहा है। कमलनाथ के बागेश्वर धाम सरकार के दौरे को बीजेपी चुनावी दौरा बता रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तब कांग्रेस और कमलनाथ को बागेश्वर धाम दिखते हैं और हिंदू धर्म भी दिखता है। जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस पार्टी को बागेश्वर धाम भी दिखते हैं, हिंदू भी दिखता है, हिंदू धर्म भी दिखता है। तो ये सब चुनावी यात्राएं हैं और एक नेता जाते हैं, एक नेता विरोध करते हैं। तो कांग्रेस का जो छद्म धर्मनिरपेक्ष छद्म जो उनका ये सब दिखावा है या छद्म धर्मनिरपेक्षता है, ये उसका प्रमाण है। कांग्रेस का कोई विश्वास ना हिंदू धर्म में है ना संस्कृति में है। कांग्रेस तो सिर्फ वोट कैसे मिले, सत्ता कैसे मिले और फिर कैसे लूटें, इसमें विश्वास। वार्डों में यात्रा जाती है, वार्ड की जनता यात्रा में सब इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाती है। जो योजनाओं के स्वीकृति पत्र हैं वो वितरित किए जाते हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बागेश्वर धाम पहुंचने पर कमलनाथ जी का स्वागत है, कांग्रेस की दोगली नीति है, उसका जवाब देश की जनता चाहती है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बागेश्वर धाम पर आक्रमण किया। गोविंद सिंह ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, क्या उसके लिए कमलनाथ माफी मांगेंगे? वीडी शर्मा, मध्य प्रदेश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है। कमलनाथ जी का बिल्कुल इस बात के लिए स्वागत करता हूं कि वो बागेश्वर धाम पहुंचे हैं, लेकिन कमलनाथ जी, आप लोगों की और आपके दल की जो दोगली प्रवृत्ति है, दोहरा चरित्र है, इसका जवाब मध्य प्रदेश नहीं देश की जनता भी चाहती है कि आपके नेता प्रतिपक्ष ने श्रीमान गोविंद सिंह जी ने किस प्रकार से बागेश्वर धाम के ऊपर आक्रमण किए। तो क्या इसके लिए कमलनाथ जी गोविंद सिंह जी से कहेंगे कि वो माफी मांगे, या फिर कमलनाथ जी एज ए कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते से कि उनके नेता प्रतिपक्ष ने इस प्रकार के अभद्र भाषा का शब्दों का उपयोग किया, क्या उसके लिए वो माफी मांगेंगे?
तो इस दोहरे चरित्र के लिए मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहती है। वहीं पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि वे हनुमान जी के पुजारी हैं, जिसके चलते वे यहां दर्शन करने आया है। क्या धर्म का ठेका बीजेपी ने ले रखा है? हालांकि कमलनाथ हिंदू राष्ट्र के सवाल पर बिना जवाब दिए निकल गए। 101 फुट से भी ऊंचा मैं हनुमान जी के दर्शन करने, प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना हम सब मिलके करें। जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया और वो सबको आशीर्वाद देते हैं। हमने देखिए, भारत जो है, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, जो संविधान जो संविधान भारत का है, वही संविधान भारत का है। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं कि कहीं बीजेपी चुनाव से ठीक पहले हिंदुत्व के एजेंडे के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री को हाईजैक न कर ले। लिहाजा कमलनाथ सही समय पर दांव चल दिया। कांग्रेस की यह चुनाव को देखते हुए यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ भोपाल। चुनाव नजदीक हैं तो बयानबाजी भी होना आम बात है, लेकिन अब यहाँ पर बात की जाए कांग्रेस की तो कमलनाथ जिस तरह से बागेश्वर धाम पहुंचे उस पर भी राजनीति गर्मा गई है। क्या कुछ है पूरा मामला, इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। विकास बोंदरिया, बीजेपी नेता अभिनव बरोलिया, कांग्रेस प्रवक्ता रमेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुरुआत बरोलिया जी आपसे करना चाहूंगी। बीजेपी का तो यही आरोप है सर कि जब भी चुनाव आते हैं बागेश्वर धाम और हिंदू धर्म कांग्रेस को दिखने लगता है, क्या कहेंगे? ऐसा है राजकुमारी जी की भाजपा तो ये सोच रही है कि बस कैसे भी करके कांग्रेस को बदनाम किया जाए। आप देखेंगे लगातार कमलनाथ जी, राहुल गांधी जी जहां जहां जाते हैं वहां वहां ये लोग मुद्दा बनाते हैं। आज एक साधारण सी बात है कि हम सब लोग बचपन से देख रहे हैं, हिंदू धर्म से आते हैं और हम जिस शहर में भी जाते हैं उस शहर में जो भी प्रसिद्ध मंदिर होता है जरूर जाते हैं हम वहां पे। हमें तो हमारे माँ बाप लेके जाते थे, आप सब सभी लोग जाते थे। कमलनाथ जी भी एक शुरू से हनुमान भक्त रहे हैं और जब जहां पे जिस शहर में जाते हैं वहां भारी जन सैलाब उमड़ रहा है उनकी सभाओं में, तो वहां पर बागेश्वर धाम है और वहां उनने हनुमान जी के दर्शन करे, धीरेन्द्र शास्त्री जी से मुलाकात करी, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। अब इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस पार्टी जय सिया राम बोलती है वो दर्द होता है इनको, नर्मदा स्नान करती है तो दर्द होता है, नर्मदा आरती करती है तो दर्द होता है, परिक्रमा करती है तो दर्द होता है, गंगा स्नान करती है तो दर्द होता है। अरे कोई पेटेंट है क्या आपका? ये क्या कोई ऑनरशिप है आपकी? अरे जनता के मुद्दों से इनको क्या हो रहा है मैडम? एक्चुअली 141 जगह पर अभी जहां जहां इनकी यात्राएं निकली है, विकास यात्रा, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है, जनता ने दौड़ाया है। तो ये हिंदुत्व पे अभी तक लड़ते आ रहे थे 18-20 साल से, तो ये पूरे तरीके से अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। अब इनका ये हिंदुत्व वाला, अब ये तो हमारी साधारण बात है कि हम मंदिर भी नहीं जाए, अगर ये सहारा है। अब मैं कल को कांग्रेस कार्यालय में आकर सुंदरकांड कराता हूँ तो बोलेंगे अरे ये सुंदरकांड क्यों करा रहे हैं? तो ये मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, इस पर ये लोग बात करते नहीं है, तो सिर्फ मुद्दा बनाने की बात है, इससे ज्यादा होती है। ठीक है विकास जी, आपको क्यों लगता है आखिरकार क्यों बीजेपी ऐसा कहती है कि चुनाव आते ही हिंदुत्व और मंदिर याद आ जाते हैं कांग्रेस को? आखिरकार किस तरह से इसे लिया जाए? साथ ही ये भी बताइए कि देखिए कुछ दिनों पहले की बात की जाए तो नरोत्तम मिश्रा खुद बागेश्वर धाम गए थे, तो इसे किस नजरिए से देखा जाए? दोनों अलग अलग पहलू हैं सर। भारतीय जनता पार्टी का तो सनातन धर्म पूर्ण विश्वास और सनातन संस्कृति की पताका विश्व भर में फैले, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भी है। तो इसमें ये नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के नेता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी बागेश्वर धाम गए, उस बात को बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता है, तो सबको ही पता। हाँ, विषय जरूर आता है कि भाई बागेश्वर धाम और वहां लगने वाले दरबार के बारे में जी जो गलत शब्दावली का इस्तेमाल हुआ वो किसने किया? वो कांग्रेस के नेता ने। हमेशा से हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को हाशिए पे रखना,
उसमें विश्वास करने वालों के प्रति तुष्टीकरण का भाव रखना, मतलब तुष्टीकरण में बोलूं मैं, नेगेटिव तुष्टि, तो ये आखिर कौन करता है? ये कांग्रेस का हमेशा से चाल चलन चरित्र रहा है, सबको स्पष्ट है। अरे भाई, जो मंदिर में जाते हैं उन्हें चुनावी बेला में जनेऊ पहन के मंदिर दर्शन और फिर वीडियोग्राफर को ले आने की आवश्यकता थोड़ी है। अगर आप हमेशा से कैमरे को हाशिए पर रखकर प्रभु वंदना करने में विश्वास रखते हैं तो चुनावी बेला में वो करिए ना। आखिर देखिए बरोलिया जी, आप सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। आप अपने आप को भगवान भक्त बताते हैं, ठीक है, आप कहते हैं हम पूजन पाठ करते हैं लेकिन प्रदर्शन नहीं करते। लेकिन बरोलिया जी, सवाल यही उठता है कि आखिर चुनावी बेला में आपका ये प्रदर्शनकारी मनोदशा क्यों प्रकट होने लगती है? इसलिए हम कहते हैं कि कांग्रेस चुनावी बेला में हिंदू धर्मावलंबियों का मत पाने के लिए, का पक्ष पाने के लिए, वोट पाने के लिए इस ढंग के स्वांगों को रचने का कार्य करती है। ठीक है शर्मा जी, क्या आपको भी लगता है कि अगर कोई नेता मंदिर में जाता है, अर्जी लगाता है, तो उस पर बयानबाजी होनी चाहिए? मंदिर में जाता है तो उस पर ना तो प्रचार किया जाना चाहिए, तो उसके पक्ष में या विपक्ष में बयानबाजी की जाना चाहिए। कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया था, नेता ने बयान दिया था, और ऐसे में अगर कमलनाथ जी वहां गए तो स्वाभाविक रूप से इसकी कुछ प्रतिक्रिया होगी। लेकिन मोटे तौर पर कोई अगर मंदिर है तो उसको जाके दिया जाना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं, कांग्रेस में दोनों अंतरधाराएं साथ रही हैं। एक अंतरधारा ऐसी भी रही है जो आस्था के साथ रही है, और एक अंतरधारा ऐसी भी रही है जो आस्था के अनुरूप नहीं रही। हम स्वतंत्रता के तुरंत बाद में देखें तो जैसे ही 1949 रामलला प्रकट हुए थे अयोध्या में, उस समय नेहरू जी ने जो पत्र लिखे थे, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ जी पंत, और उन्होंने जो उत्तर दिए थे उससे हमको ये दोनों अंतरधाराएं स्पष्ट दिखती हैं। और उसके बाद अगर सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और उसमें नेहरू जी का और सरदार पटेल का जो पत्र व्यवहार है और बातचीत है वो सारी की सारी रिकॉर्ड में है, तो ये हमको दोनों अंतरधाराएं दिखती हैं। और वही अंतरधारा हमको बागेश्वर धाम के बारे में दिखती है। गोविंद सिंह जी ने कुछ अलग बयान दिया और कमलनाथ जी उसमें आज गए हैं तो वो उनकी राय कुछ अलग है। तो मोटे तौर पर जिस तरीके से वो गए हैं और उसका प्रचार हुआ है, तो इसको चुनाव से तो जोड़ा करके देखा जाना ही चाहिए। हो सकता है कमलनाथ जी अपनी श्रद्धा से गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको चुनाव से तो जोड़ करके देखा ही जाएगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि भाजपा का जो एजेंडा हमेशा से रहा है, सांस्कृतिक गौरव का एजेंडा रहा है, तो उस सांस्कृतिक गौरव में अपने वोट को कहीं ना कहीं डिवीजन करने के लिए ये एक कदम होगा, और मैं समझता हूँ एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। ठीक है बरोलिया जी, वीडी शर्मा का ये भी बयान सामने आया है कि कांग्रेस की ये दोगुनी राजनीति है। इसलिए है क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जब बागेश्वर धाम के दौरे को लेकर बीजेपी ने चुनावी दौरा यहाँ पर करार तो दे रही है कांग्रेस, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पक्ष की बात आई थी, सपोर्ट की बात आई थी, तो नेता प्रतिपक्ष ने बागेश्वर धाम पर आक्रमण किया था, और क्या उसके लिए अब कमलनाथ माफी मांगेंगे? कौन माफी मांगेगा और क्या होगा, ये वीडी शर्मा जी क्या है कि मुद्दे से भटक चुके हैं। उनको अंदर खाने उनका भी गुट बना ही हुआ है, वहाँ किस तरीके से गुटबाजी हो रही है वो उन सबकी आपकी बात है। तो भगवान की आस्था से जुड़ी हुई बातों में तो बयान ही नहीं देना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर कमलनाथ जी जा रहे हैं वहां पे, उन्हें खुद बोला कि भाई मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरी आस्था है और मैं हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आया हूँ, तो अब उस पर भी अगर ये लोग राजनीति करना चाहते हैं तो ये तो बहुत दुखद है। और जनता सब देख रही है, जनता बराबर समझ रही है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इनकी पूरे तरीके से जमीन खिसक चुकी है। मैं तो ये चाहता हूं कि कम से कम इनकी 50 सीटें आए। इनके लाले हो चुके हैं, ये 20 से 30 सीटों पर सिमटने वाले हैं, इसलिए थोड़े से बौखलाए हुए हैं। भगवान के नाम पर भी जो अभी तक राजनीति करते आए वो भी इनसे छिटकते जा रहे हैं। भगवान भी नाराज है, ये साफ साफ बता दूं आपसे। भगवान जिस तरीके से नाराज है वो जनता इनको सबक सिखा रही है। अभी तक आपने देखा होगा 141 जगह पे
पूरे शहरों में, गांव में, सब जगह विकास यात्राओं में इनको मुंह की खानी पड़ रही है। तो जो ये भगवान जी का, श्री राम जी का, हनुमान जी का मसला है, ये अब कांग्रेस अगर थोड़ा सा हम दिखावा तो करते नहीं थे, 51 फीट की 101 फीट से ऊपर की इतने सालों से मूर्ति बनी, प्रतिमा बनी हुई है छिंदवाड़ा में, तो हमने आज सुंदरकांड कर लिया तो थोड़ा सा दिखने लगा टीवी पे और सोशल मीडिया पे। अब इनके पीछे ये लग रहा है कि अरे कांग्रेस को तो ये वोट मिल जाएंगे, हिंदू हमसे छिटक जा रहे हैं, हमें सबके वोट मिलते थे, हिंदू के भी मिलते थे, मुस्लिम के भी मिलते थे। आप लोगों ने ध्रुवीकरण करने की बातें सोची, आप लोग ऐसी राजनीति करते थे, तो आज आपको देखना पड़ रहा है आपने जनता के लिए तो कुछ किया नहीं। आज वही बेरोजगारी, वही महंगाई, 20 साल आपको सरकार में रहते हो गए, वही सड़कें खराब, तो कोई मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है। आप अंदर खाने आप लोग पूरे तरीके से टूट चुके हो। कमलनाथ जी पे आरोप लगाने से पहले आप 10 बार सोचे। कमलनाथ जी शुरू से हनुमान भक्त थे और आज भी हनुमान भक्त। ठीक है, 2-3 बातें यहाँ पर सामने आ रही हैं विकास जी। पहला तो ये कि विकास यात्रा में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ रही है, क्या कहेंगे इस पर? इस कथन का खंडन करता हूं। हमारी विकास यात्राएं जनता के बीच में स्वागत प्राप्त कर रही हैं, अभिनंदन प्राप्त कर रही हैं, और विकास यात्राओं में न केवल हम जनता का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने जो हमें सहयोग दिया, हमें काम करने का अवसर दिया, बल्कि हम उनके कामों को भी कर रहे हैं, हितग्राहियों की सूचियों को लंबा बना रहे हैं, जिसके आधार पे हमें पिछले 15 सालों में वोट मिलते रहे हैं। पहली बार बहुत अरसे बाद सरकार 2003 में बनी थी, पर जब हमने अच्छे काम किए, लोगों को सरकार के कामों से, विकास योजनाओं का और सामाजिक योजनाओं का लाभ पहुंचाया, तो हमारी जो हितग्राहियों की सूची थी वो बढ़ती गई और हमारा मत प्रतिशत भी उसी अनुरूप आगे बढ़ता गया है। तो ये मैं कह रहा हूँ। अब बात आती है भ्रम फैलाने की, तो इसी अवसर पे हमारे पास में एक दूसरा सीन भी है। सुनिए ना, अरे बदौलिया जी एक मिनट, हर जगह विरोध हो रहा है। नहीं हो, अरे नहीं हो रहा भाई, मैं खंडन कर रहा, भ्रम मत फैलाइए। अच्छा सुनिए तो बिजली के पाउडर से लेके आपका मतलब आप कुर्सियां तक फेंक रहे हैं, जनता विरोध कर रही है, मुर्दाबाद, भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगा रही है, लेकिन आपको कोई कानों में जू नहीं रह रही है। जनता की परेशानी आप लोग को समझ में नहीं आ रही है। मैं आपके कानों में कुछ बोलना चाहता हूँ, सुनिए तो। आप जब थोड़ा वाणी को विराम देंगे तो मेरी बात सुन सकेंगे। देखिए को नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप बचे हुए 6 महीने जनता के लिए कुछ अच्छा कर दे। निकेतन है आपसे, मुझे अवसर तो दीजिए बोलने का। जी बोलिए। राजकुमारी जी, एक बात हो रही है विकास यात्रा जी, इसके बारे में भ्रमित करने का प्रयास सरोलिया जी कर रहे हैं। कर सकते हैं, कहना आसान है, लेकिन उसी वक्त में हमारे पास में नगरीय निकाय चुनावों के रिजल्ट भी उसी दौरान में आए हैं और उन नगरीय निकायों में अध्यक्ष का निर्वाचन हो रहा है। वो किस संख्या में भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित हो रहे हैं, वहां तो प्रमाणीकरण स्पष्ट दिखता है ना, वहां तो संख्यात्मक है, वहां तो निर्वाचन आयोग है, वहां निर्वाचन आयोग। सुनिए ना भाई, देखिए अब आप उसमें भी भ्रम फैलाने का कुछ प्रयास करेंगे। अब वहां तो चीज स्पष्ट है, कागज पे दिखती है कि कौन सी पार्टी का अध्यक्ष बन रहा है, कौन से पार्टी में उत्साह है। मत करिए ना ऐसा। ठीक है, लेकिन इस पर मैं शर्मा जी की प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगी। शर्मा जी, आपको भी लगता है कि विकास यात्रा का विरोध हो रहा है? यात्रा का उतना विरोध नहीं हो रहा। हाँ, कुछ स्थानों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जी, लोगों के काम लंबित थे, उन्होंने अपनी बात कही है, लेकिन कुल मिलाकर के विकास यात्रा अपने हिसाब से जो उनका उद्देश्य था उसको वो पूर्ति कर रही है। विकास यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य जो घोषित भाजपा ने वो था कि नए हितग्राहियों को जोड़ना और योजनाओं की जानकारी देना। वो उस मामले में बढ़ रहे हैं, उससे हितग्राही बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। कुछ विसंगतियों को लेकर के कुछ स्थानों पर जैसे सड़क के निर्माण की भी बात आई है और कुछ स्थानों पर नामांतरण की भी, उसमें विलंब होने की भी बात आई है, शिकायतें आई हैं और उस पर मुख्यमंत्री और दूसरे लोगों ने कहा है कि इसका निराकरण करेंगे।
जी। विकास यात्रा अपने आप में सफल तो है, लेकिन उसमें शिकायतें कुछ जरूर आई हैं। जी ठीक है, बरोलिया जी। ऐसा लगता है शर्मा जी ने शायद सोशल मीडिया का उपयोग कम किया है और मीडिया भी ज्यादा जिस तरीके से दिखा रहा है वो शायद देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मेरे को तो जो दिखने को मिल रहा है और जनता जिस तरीके से जवाब दे रही है उसमें तो साफ साफ है, स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से विफल हो चुकी है। और ये जग जाहिर है, चाहे आप बेरोजगार युवाओं की बात करें, चाहे किसी भी वर्ग की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, किसानों की बात करें, सब जगह सभी लोग नाराज हैं। और इसका फायदा जो एक सामान्य रूप से जो होता है वो जनता ये चाहती है कि हमें अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छा रोजगार मिले, महंगाई कम हो। कमलनाथ जी के रूप में जनता उन्हें स्वीकार कर चुकी है पूरे तरीके से। अब वो मंदिर भी जा रहे हैं तो भी भाजपा को पेट में दर्द हो रहा है। तो इस तरीके की बातें जो है ना, अब ये मुद्दा नहीं पार्टी हो चुकी, इनके पास अब मुद्दों की बात नहीं करते ये लोग सिर्फ बार बार ठीक है, ये आरोप लग रहा है मुद्दे वाली, ठीक है, मुद्दे की बात नहीं करती है बीजेपी, ठीक है। विकास जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हमारा मुद्दा है मध्य प्रदेश का विकास, देश का विकास। हमारा मुद्दा है मध्य प्रदेश की जनता का उत्थान और वो किस तरह से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में हमारी 100% की जनता सर्वोत्तम भागीदारी कर सके। हमारा मुद्दा तो ये है। बरोलिया जी ध्यान से सुनिएगा। दूसरा मुद्दा भौतिक विकास के अलावा सांस्कृतिक, धार्मिक जो भी हमारी परंपराएं हैं, निष्ठाएं हैं, आस्थाएं हैं, उनको हम बलवती रखना चाहते हैं। दूसरा मुद्दा हमारा ये है, हम हमारे मुद्दों पे ही काम कर रहे हैं। अरे भाई मंदिर जाना, तभी जाना, फिर नई लंबे अरसे तक जाना, फिर चुनावी बेला में जाना, ये काम आप करते हैं। तब मीडिया हमसे सवाल पूछती है, तब हम अपना प्रत्युत्तर देते हैं, हम अपनी विचार को प्रकट करते हैं, आपके व्यवहार को बताते हैं। आप हम पे मत थोपिए कि हम मुद्दा भटकाते हैं। हमारा मुद्दा बड़ा स्पष्ट है। हनुमान जी की कृपा सदैव आप पर भी रहे, मुझ पर भी रहे, सभी पर रहे। बढ़िया है, अच्छा है, अच्छी बात है ना। लेकिन है ना, इस तरीके से जय श्री राम बोलने पर भी आपत्ति आप लोग उठाते हैं, उसके बाद करने पे अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आखिरकार आपने हमारे राष्ट्रपति और हिंदुस्तानी संस्कृति को अपनाया तो जय श्री राम बोल रहे हैं आप लोग। दोहरा चरित्र आप लोग रखते। अरे भाई आस्था है सबकी अपनी अपनी आस्था की बात प्रकट करते हैं। कमलनाथ जी ने अंधविश्वास और आस्था में बहुत अंतर होता है। सबके घरों में एक अंधविश्वासी इंसान जरूर रहता है जो थोड़ा सा आस्था से दूर रहता है। देखिए रावण करते हुए ना उस बातों को मुद्दा बना लेते हो। जनता के अतिशयोक्ति आप कहेंगे, लेकिन जनता होती नहीं है। स्वार्थ भी एक चीज होती है। जनता को स्वार्थ क्या होता है? आस्था होती है जो हरदम प्रकट होती है, हरदम व्यक्ति के साथ रहती है। एक होता है स्वार्थ के कारण आप लोग बहुत बिखरते जा रहे हैं। ना मैं क्या कह रहा हूँ, हाथ छोड़ रहा हूँ तो स्वार्थ कर रहा हूँ मतलब। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन स्वार्थ तब परिलक्षित होता है और आप अच्छा गोविंद सिंह जी आपके नेता प्रतिपक्ष है, आपकी आपके नेता प्रतिपक्ष है, वो स्वान कर रहे थे, अपनी आस्था का प्रकटीकरण कर रहे थे। अगर हम उन्हें कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष है मध्य प्रदेश विधानसभा में, तो हम उनकी बात को आधिकारिक रूप से कांग्रेस की बात लें या नहीं लें, ये बताइए आप। हम माने स्वान माने विकास जी, ये मुद्दे नहीं है। अरे हम कब मुद्दा कह रहे हैं? गोविंद सिंह जी को क्या जरूरत थी मुद्दा बनाने की? कमलनाथ जी को क्या मुद्दा बनाने की जरूरत थी कि उन्हें? मुद्दा सड़क है, मुद्दा पानी है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा बेरोजगारी है। आप उस पर निकल गए, आप उस पर निकल गए, आपके विधायक आपको छिपट गए। छिपके हुए विधायकों को जब जनता के बीच जाना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे, तो जनता ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को दरकिनार करके उन्हें भारतीय जनता की पार्टी पर जीत दे के विधानसभा में पहुंचा दिया। इसका मतलब है आप उन मुद्दों में भी विफल रहे। अब हिमाचल प्रदेश में 98% हिंदू रहते हैं, 98% हिंदू। अब हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बन गई, हिंदुओं ने हमारी सरकार बनाई, तो हम क्या माइक लेके घूमे कि अरे हिंदुओं ने हमारी सरकार बना दी? देखिए आप ये जनता को जो हिंदू मुस्लिम कर करके आप लोगों ने राजनीति करी ना, उसका परिणाम होगा।
अब आप नहीं कर पाओगे। मैं तो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपको एक ही बात कह रहा हूँ, गोविंद सिंह जी का स्वांग था या आस्था थी, कमलनाथ जी का स्वांग है या आस्था है। ठीक है शर्मा जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे, क्या कितने दिलचस्प विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव इस बार पिछली बार की तरह बहुत दिलचस्प होगा और मान करके चलिए कि एक एक सीट तो छोड़ दीजिए, एक एक वोट का संघर्ष होने वाला है। जैसे पिछले बार भी जैसे मत का प्रतिशत दोनों में बराबर था, इस बार भी लगभग बराबरी की टक्कर होगी और सफलता उसको मिलेगी जो कहीं ना कहीं उम्मीदवारों के जिनके अच्छे उम्मीदवार होंगे, मोटे तौर पर वह पलड़ा भारी होगा। लेकिन कुल मिलाकर इस बार का विधानसभा चुनाव भी पिछली बार की तरह बहुत दिलचस्प होगा, बहुत तीखा पैना और धारदार होगा। आरोप इस सीमा तक भी लगे चुनाव में जिसकी कोई कम कर सकता। पिछले आरोप जो लगे हैं उसके सारे रिकॉर्ड चुनाव में टूटने वाले हैं। बिल्कुल, और सब सवालों का जवाब देगी जनता। और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में तमाम मुद्दों को उठाया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार किस तरह से ये राजनीति जनता के बीच पहुंचकर जनता पर क्या कुछ प्रभाव डालती है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।